कुछ नॉलेज है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखो, पहले का मार्केट टेक्निकल्स पे ज़्यादा डिपेंड था। धीरे धीरे मार्केट टेक्निकल्स पे उतना डिपेंड नहीं होता जा रहा है। पहले पैटर्न्स पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता था। धीरे धीरे जितना वोलेटाइल मार्केट होता है, दिन क दिन मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल होता जा रहा है। जैसे पहले जानते हो कि पहले मार्केट में इतने लोग नहीं थे। हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। पहले आपको क्या क्या स्टॉक मार्केट होता है एग्जैक्टली और कैसे हमें इसमें वर्क करना चाहिए। सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट में सीखना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें। विकास जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है, कट आ रही है। रुक रहा है क्या आवाज़? जी सर, जी सर, आ रहा है। अवधेश जी, अनम्यूट करिएगा माइक थोड़ा। सर नमस्ते। नमस्ते। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? जी सर। अरे यार साला। अभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा है। चलो रहो, अगर ब्रेक होगा तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक है सर, मेरा तो नेटवर्क खुद कमज़ोर है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा अच्छे से। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको तुरंत ही मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है? जी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग की शुरुआत देखो, स्टॉक मार्केट म्यूट कर लीजिए माइक थोड़ा अपना आप। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के पर्पस पे नहीं बनाया गया था। और स्टॉक मार्केट में हर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, एन सी बी एस सी है जैसे इंडिया में है, हर जगह स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्योंकि इसका सीधा कांटेक्ट जीडीपी से है। सरकार की जो इनकम स्रोत है, सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। काफ़ी ठंड ज़्यादा है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद से लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग शुरुआत की। जो आप बाय सेल करते हो, ये जो मार्केट ऊपर नीचे जाता है, इसको जो बोलते हैं आप ऑपरेटर। वो ऑपरेटर कौन है? जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, जो बड़े पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, वही ऑपरेटर है। अगर आपके पास भी बड़ा फंड है तो आप भी ऑपरेटर बन सकते हो, है ना? आप भी किसी स्टॉक का ऑपरेटर बन सकते हो। आपके पास बड़ा फंड है, वो स्टॉक खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ। तो जनरली स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर वही है जिसके पास ज़्यादा फंड है। अब हम बात करें कि अब पहले ट्रेडिंग कैसे होती थी। पहले आपने स्कैम 1992 देखा होगा, अगर सीरीज़ हर्षद मेहता जी की देखी होगी, तो उसमें काफ़ी डीपली में सम दिखाया गया था कि स्टॉक मार्केट में कैसे चिल्लाहट के साथ ट्रेडिंग होती थी। लोग वहाँ क्या करते थे, पहले दलाल स्ट्रीट में क्या होता था, बोल के ट्रेडिंग की जाती थी, ना कि जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन करते हो। तो वहाँ पे क्या होता था, आप जब अंदर जाओगे ना, तो उसमें अगर आप देखे होगे तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा। अगर आप बहुत पहले से स्टॉक मार्केट में हो, देखो ये तो मैं सबसे पहले का तरीका बता रहा हूँ, बीच का भी तरीका बताऊँगा और अब जो हो रहा है आपका भी तरीका बताऊँगा। तो पहले क्या होता था, दो ऐसे गोला खींचे रहते थे जहाँ पे मतलब बेचे खरीदा जाता जाता था, ठीक है? ऐसे गोला होता था, ऐसे होता था, फिर क्या होता था, ऐसे होता था, है ना? ऐसे में क्या होता था, जो ये बीच के गोले में थे, ये क्या करते थे, ये यहाँ पे ब्रोकर हुआ करते थे। पहले के जो ब्रोकर हुआ करते थे, जो जॉब किया करते करते थे, खरीदना बेचना, वो यहाँ से सेल किया करा करते थे, मतलब बेचना खरीदना। और जो खरीदने वाले क्लाइंट होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे, बोली लगाया करते थे। ये जो क्लाइंट होते वो यहाँ पे थे, क्लाइंट सब यहाँ पे खड़े रहते थे। तो यहीं से क्या होता था, खरीद बेच होता था, जिसका डिमांड बढ़ना। तो यहाँ पे क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी। आप सोचो, आप अभी तो आप एक क्लिक करिए, आपका कोई भी स्टॉक है, खरीद गया। आपको टेक्निकल देख के आप पता लगा सकते हो डिमांड जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन कहाँ पे है। क्या लेकिन बनू? क्या हुआ? हम चल। म्यूट कर लीजिए माइक अपना। तो पहले के समय में सोचो ट्रेडिंग इतना इम्पोर्टेंट थी। अभी आप बताओ, आपको अगर कुछ खरीदना है तो सबसे पहले आपको क्या होता था, फिजिकली शेयर। अब क्या है, आपके पास एक नंबर आ जाता है कि ये क्या है, आपके पास शेयर नहीं रहता, बस आपके अकाउंट में एक नंबर आ जाता है कि आपके पास इतने क्वांटिटी के इतना शेयर्स। म्यूट कर लीजिए माइक अपना। क्या होता था,
यहाँ पे ऐसे होता था, यहाँ पे क्या खड़े कौन खड़े रहते थे, ब्रोकर्स खड़े रहते थे, यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स खड़े रहते थे, और यहाँ पे क्या होते थे, जितने भी थे क्लाइंट खड़े रहते थे, जो हम जैसे लोग जो खरीदने वाले बेचने वाले, और फिजिकली शेयर होता था। आपके नाम के ले लिए, जैसे आज के समय सेटलमेंट कितना दिन में होता है, 2 दिन में हो जाता है, T+2 डे जैसे आपको बताया जाता है। आप कोई शेयर किए तो आपका 2 दिन में वो आपके नाम का शेयर हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, 1 मंथ लगता था ये सेटलमेंट होने में। मतलब आप अगर आप कोई चीज़ बेचते हो या कोई चीज़ खरीदते हो, ये क्या होते थे, क्लाइंट होते थे। पहली बात तो इतना दिक्कत, आपको जाना पड़ता था, फिजिकली शेयर्स लेने पड़ते थे यहाँ पे इन ब्रोकरों से, और काफ़ी भाग दौड़ चिल्लाहट होती थी, यहाँ पे बोली लगाई जाती थी। जैसे आप जाते हो, कोई चीज़ की बोली लगाया जाए कि HDFC बैंक डिमांड बढ़ रहा है, किसका कौन प्राइस में ले रहा है, कौन प्राइस, तो बोली कौन लगाते थे, ये जो ब्रोकर्स होते थे, ये डिमांड बढ़ता था। जो जिस शेयर्स का यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जिसकी ज़्यादा बोली लगेगी, जिसको ज़्यादा खरीदेंगे, उसका डिमांड बढ़ेगा। तो पहले बहुत मुश्किल था शेयर्स लेना, मतलब करना। अकाउंट भी पहले ऑफलाइन खुलता था, ऐसा ऑनलाइन, अब तो आप घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो। तो पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके कुरियर किया जाता था, तब होता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, इसके बाद इसमें तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर क्या, ये BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप BSE है, ये क्या मैं बता रहा हूँ, BSE का जो ये आपने अगर हर्षद मेहता की स्टोरी देखी होगी, तो ये मैं BSE की स्टोरी बता रहा हूँ, ना कि NSE की। फिर इसके बाद क्या आया, देखो BSE के पास, BSE पुराना है लेकिन बड़ा कौन है, NSE है। अगर उसके क्लाइंट के मामले में देखा जाए, उसके हर चीज़ के मामले में देखा जाए, तो NSE है। फिर उसके बाद क्या आया, NSE आया। तो NSE ने क्या किया, डिजिटल ट्रेडिंग कराना शुरू कर दिया। क्या करिए, डिजिटल ट्रेडिंग कराना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले डिजिटल ट्रेडिंग कैसे होती थी, हम तब भी नहीं करते थे। पहले हमारा डिजिटल ट्रेडिंग कुछ इस टाइप की होती थी, ऐसे में। यहाँ पे डिजिटल ट्रेडिंग क्या था, जब NSE आया, क्या हुआ, जब NSE आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, तो क्या किया, ये जो है सैटेलाइट द्वारा सेटिंग, इसकी खुद की सैटेलाइट हो गई, सर्वर हो गया, जिसको आप सर्वर बोलते हो, इसका खुद का सर्वर हो गया। लेकिन हमारे जैसे क्लाइंट अभी भी वैसे ही थे, जैसे पहले ट्रेडिंग करते थे वैसे ही ट्रेड करते थे। लेकिन जब ये ऑनलाइन डिजिटली सर्वर आया, तो इसमें से क्या हुआ, देखो जो मेन फ्रॉम हो गया, जैसे ही क्या हो गया, NSE हो गया, ये मेन फ्रेम हो गया, ये मान के चलो आपका NSE हो गया। ये दिख रहा है स्क्रीन, इसको मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ। ये आपका मान के चलो NSE हो गया, ठीक है। ये किसका, इसका एक अलग सर्वर था, NSE का सर्वर था। ये किससे लिंक रहता था, ये लिंक रहता था सैटेलाइट से, ये सैटेलाइट से लिंक रहता था। जो NSE था उसका एक अलग सर्वर था, वो किससे लिंक रहता था, सैटेलाइट से लिंक रहता था, इससे लिंक रहता था। और ये जो ब्रोकर्स होते थे, इनका एक अलग सर्वर था। जैसे आपका जो, जैसे जीरोधा हो गया, डीमेट अकाउंट होता है, वो किससे लिंक रहते हैं, उस सर्वर से लिंक रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये जैसे मान के चलो आपका ब्रोकर है, मान के चलो ये जीरोधा ही है, ये आपका ब्रोकर है, ठीक है। ये किससे कांटेक्ट है, ये इस सर्वर से कांटेक्ट रहते थे, जिस सर्वर से ये NSE कांटेक्ट है आपका, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे आपको खरीदना है, ये सारे क्या है हमारे, ये ब्रोकर्स हैं, ये सारे क्या ब्रोकर्स हैं। ध्यान से देखना, इस पर समझना बात को, ठीक है। ट्रेडिंग एक अलग होती है, लेकिन बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या है, सारे ब्रोकर्स हैं, ये तीनों ब्रोकर्स हैं। ये किससे लिंक है, इस सैटेलाइट से। ये सैटेलाइट किससे लिंक है, ये NSE के सर्वर से। ये NSE सर्वर किससे लिंक है, ये NSE से लिंक है। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारा, ये मान के चलो NSE है, ये NSE है, इसकी एक किससे से, ये इसका एक सर्वर है, ये सर्वर है। ये सर्वर किससे लिंक है, एक सैटेलाइट से लिंक है। ये क्या है, एक सैटेलाइट से लिंक है। अब ये ब्रोकर जो हैं, मान के चलो ये जो ब्रोकर हैं, 1 मिनट, ये जो ब्रोकर्स हैं छोटे छोटे, जैसे जो ब्रोकिंग फॉर्म जो ट्रेड करवाते हैं, ये भी, इनका भी एक सर्वर है, इनका सर्वर इनसे लिंक है। तो कहीं ना कहीं एक ही एक से लिंक रहता। अभी तो हमारे जैसे ट्रेडर के तो बात ही ख़त्म, अब हम लोग खुद का हमारा सर्वर है, हम खुद ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था। तो जब लोगों को ट्रेड करना, किसी शेयर का खरीदना रहता था, तो वो क्या करते थे, इनके पास फ़ोन किया जाता था, ब्रोकर के पास। क्या किया जाता था, ब्रोकर के पास फ़ोन किया जाता था
कि ये शेयर इतनी क्वांटिटी में हमें खरीद दो, क्योंकि इनका अकाउंट रहता था। ये ब्रोकर्स इनको बोलते थे, ये ब्रोकर्स आपका शेयर खरीदते थे। ये पहले अभी तक चल रहा था, जब तक ये आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुलना शुरू हुआ तब तक ये ऐसे रहता था। तब क्या रहता था, ये ब्रोकर्स आपका शेयर खरीदते और बेचते थे। उसमें भी दिक्कत होती थी, क्योंकि आप फ़ोन मिला रहे हो तब तक वो शेयर का प्राइस बढ़ गया या तो घट गया, तब भी बहुत दिक्कत होती थी ऐसे खरीदने में। ब्रोकर्स में पता लगा आपने कुछ और बोला और प्राइस ऊपर नीचे हो गया, सेटलमेंट तब भी वही सिस्टम था, उतना ही दिन लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या हुआ, काफ़ी लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये पहले का फ्रेम चलता था। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या क्या है ना, ये तो हमारा ऐसे मैं आपको बेसिक बता रहा था कि ये ऐसे ऐसे पहले ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दूसरी जगह लेके चलता हूँ कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या गया है, शुरू से लेके आखिरी तक हमें पढ़ना क्या गया है। तो बात करें अगर हम, तो हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं टोटल। सबसे पहले कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में क्या आता है, आपके स्टॉक आते हैं, शेयर्स आते हैं। कैपिटल मार्केट में भी 2 होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें 4 सेगमेंट होते हैं। होलसेल डेप्थ मार्केट, होलसेल डेप्थ मार्केट, फिर आता है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट फिर आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फिर आता है करेंसी एंड डेरिवेटिव। ये आपके 4 सेगमेंट होते हैं, मार्केट सेगमेंट होते हैं। ठीक है ना, अब आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट। शुरू में कैपिटल मार्केट में 2 सेगमेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट में 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। समझते जाना बात को, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं देखो चार्ट में बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ये थ्योरिकल नॉलेज है। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मैं मानता हूँ आपको ट्रेडिंग करना सीखना है, बट ट्रेडिंग के साथ साथ आपको किसी चीज़ में अगर हो तो उसकी बेसिक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट के 2 सेगमेंट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, आपके एडवांटेज हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, जो आप में उसमें आप सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, ब्याज मिलती है किसी की, बॉन्ड्स खरीद लिए, ये होते हैं प्राइमरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में वही आता है आपका स्टॉक, शेयर्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब होलसेल डेप्थ मार्केट ये क्या होता है, इसके बाद में चलाऊंगा। ये 1994 में ओपन किया गया था। 1994 में ये ओपन किया था, होलसेल डेप्थ मार्केट 1994 में ओपन किया गया था। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा समझ जाना क्योंकि ड्राइंग बड़ी गंदी है। 1994 में क्या किया गया था, ये होलसेल डेप्थ मार्केट सेगमेंट में ज्वाइन हो। देखो मार्केट सेगमेंट में पहले तो डायरेक्ट चारों सेगमेंट नहीं थे, पहले धीरे धीरे सेगमेंट ऐड करते गए। पहले के ट्रेडिंग में फ्यूचर ऑप्शन तो नहीं होता था, पहले में ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं होता था, धीरे धीरे ऐड करते गए। ये 1994 में ओपन किया गया था। फिर आता है हमारा कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट नवंबर 1994 में ओपन किया गया था। ये समझना, धीरे धीरे देखो क्या होता जा रहा है, एनसी का जो ट्रेडिंग फॉर्म है कितना बढ़ता जा रहा है ना। नवंबर 1994 में ओपन किया गया ये। फिर आया क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये कब आया, ये 2000 में एनसी में ओपन हुआ था, बीएससी में नहीं ओपन हुआ था, एनसी में ओपन हुआ था। किसमें, सन 2000 में एनसी में ओपन हुआ था। 2000 में ये ओपन किया गया था, एनसी में ओपन। फिर क्या आया था, करेंसी या डेरिवेटिव। ये क्या होता है, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो करेंसी सेगमेंट्स में, जो बोलते हैं आप डॉलर्स में, ये सब ये आया था 29 अगस्त 2008 में ये एक्टिव हो गया था सेगमेंट। बट इसमें ट्रेडिंग कब शुरू हुई थी, इसमें ट्रेडिंग हुई थी फरवरी 2010 में, इसमें ट्रेडिंग करने लोग शुरू किए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो आपको समझ में, सबसे पहले होलसेल डेप्थ मार्केट आया, फिर कैपिटल मार्केट आया, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया, करेंसी एंड डेरिवेटिव आ गया। तो हमें इसमें से पढ़ना क्या क्या है, हमें समझना क्या क्या है। हमें सबसे पहले कैपिटल मार्केट को पढ़ना है। कैपिटल मार्केट के
सेकेंडरी मार्केट ऑफिशियली आपको पढ़ना है क्योंकि आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। तो सेकेंडरी में प्राइमरी मार्केट तो कोई है नहीं, वैसे थ्योरिकल है, आप कैसे खरीदते हैं, कहाँ पे खरीदते हैं, आप बॉन्ड्स कैसे खरीद सकते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी बताया भी हूँ और फिर से मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिर हमें पढ़ना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यही पढ़ना है हमें, ये नहीं पढ़ना है, करेंसी एंड डेरिवेटिव नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है होल से डेप्थ मार्केट नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये 2 सेगमेंट पढ़ने हैं, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और टेक्निकल्स, कैपिटल मार्केट में फिर टेक्निकल्स आ जाते हैं, कई चीज़ें आती हैं, वो तो फिर हम धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, लेकिन हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैपिटल मार्केट, 2 चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। और जहाँ तक है जस्ट 1 मिनट्स, ये 4 सेगमेंट हो गए। आपको 2 से, मुझे पता है आपको 2 होता है, पता है आपको, इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है, ये सारे चीज़ें डीमेट में आप जब अकाउंट खोलते होंगे तो कई चीज़ें आपको दिखती होंगी। तो यही सब सेगमेंट्स होते हैं जो आप एक्टिवेट करवाते हो। कैपिटल में आप तो जो इक्विटी तो तुरंत ही हो जाता है, बट आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग से अपलोड करवाना पड़ता है, या तो आपको कुछ अपना सैलरी प्रूफ दिखाना पड़ता है, बाद में सेगमेंट ओपन कराना पड़ता है, ठीक है। अब 2 चीज़ आती है हमारी। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, मार्केट सीधा क्यों नहीं चलता, ऊपर नीचे क्यों चल रहा है। मैंने एक चीज़ आपको शुरू में समझाया था कि क्या होता है, मार्केट के ऑपरेटर कौन होते हैं, मार्केट के ऑपरेटर कौन होते हैं, जिनके पास बड़ा फंड होता है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है। अब मान के चलो मेरे पास बहुत बड़ा फंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग जानते हो, कहीं ना कहीं से अगर आप मार्केट में आए हो तो आपने सीखा ही होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपने शेयर मार्केट में अगर यूट्यूब में पहली वीडियो भी किसी की देखा होगा तो सबसे पहले नाम आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सीखा होगा। अब मान के चलो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। अब स्टॉक मार्केट में जितने लोग हैं, कोई सब अंधे तो है नहीं, सबको ये डिमांड जोन दिख रहा है, हाँ ये डिमांड जोन है, ये क्या, ये डिमांड जोन है, सबको इस पे बाई करना है, बट तब भी लॉस क्यों होता है। अगर हम जानते हैं ये रेजिस्टेंस है और सबको पता है, आप मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन तब भी अगर आप मार्केट को एनालिसिस करोगे तो आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख जाएगा, तब भी ये आपको दिख जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है, बट तब भी हमें लॉस क्यों होता है, ये भी ठीक है। बट अगर हम ये जान लें कि एग्जैक्टली एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पुराने बैच के लड़के हैं जो ये नई क्लास में ऐड हुए हैं, मैं उनको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, आप कितना भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कन्फर्मेशन, जो आपके पास पैटर्न्स हैं, जो आपके पास स्ट्रेटजीज, वो आपका वेपन्स है, ठीक है। आपको किसी को भी अगर मारना है तो वो वेपन्स आपको ज़रूरत होगी, और जितने ज़्यादा आपके पास वेपन्स होंगे उतना आसान होगा आपके पास। तो ये आपका डिमांड जोन, सपोर्ट और सेलिंग जोन, 2 जोन होते हैं आपके मार्केट में। ये आप क्या देखते हो, जब आप टेक्निकल्स देखते हो, चार्ट देखते हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब मार्केट में सपोर्ट पे बाई करने के अलग पैटर्न होते हैं, रेजिस्टेंस पे बाई करने के अलग होते हैं। अब आप बताओ, मुझे भी पता ये सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर भी हमें लॉस क्यों होता है, क्योंकि ये ब्रेक कर देता है। हमें ये नहीं पता ये कब ब्रेक करेगा, कब यहाँ पे ऊपर जाएगा, कंफर्म ये नहीं पता, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि सपोर्ट पे एग्जैक्टली आपको सपोर्ट, तो मैं जो 1 डे टाइम फ्रेम का बताया हूँ उससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करने के लिए आपके पास एक ना एक वजह होनी चाहिए कि ये रीजन से यहाँ पे मैंने सपोर्ट पे बाय किया। अच्छा ये एक बात बताओ, मान के चलो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट ज़रूरी तो नहीं ये ब्रेक ही कर देगा, कितना भी सपोर्ट है वो एक दिन तो ब्रेक करेगा ही। मान के चलो ठीक है, आपने देखा ये सपोर्ट पे आपने बाई कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर ऊपर गया। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट टाइम पे, मैंने बस वाला एग्जांपल पुराने बैच में काफ़ी तरीके से बताया कि बस वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं,
सबसे पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा बाद में लेता हूँ, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, हायर हाइज हायर लोस क्या होता है एग्जैक्टली। देखो आज मैं चार्ट पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ग्राफ में समझा दूँ, चार्ट में तो दिखाई दूंगा, लेकिन उसके पहले इसकी साइकोलॉजी तो समझो कि हायर हाई हायर लॉस बनता क्यों है। मान के चलो ये एक डिमांड जोन है, ये आपका डिमांड जोन है। अब बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं एग्जैक्टली, जिनके पास बड़ा फंड होता है वो बड़े प्लेयर्स हैं, वही इन्वेस्टर हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। मान के चलो मैं एग्जांपल के तौर पे बड़ा अमाउंट नहीं, मैं 1 लाख रुपए लेके चलता हूँ, 1 लाख रुपए लेके चलता हूँ कि बड़े प्लेयर्स के पास 1 लाख रुपए है। अब उसे खरीदना है यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मान के चलो मार्केट नीचे आ रहा है, वो 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, सॉरी 10,000 रुपये इस पे वो स्टॉक को खरीद लेगा। 10,000 रुपये, मैं एग्जांपल छोटा लिया हूँ, वो करोड़ों पे होता है, ठीक है। अब 10,000 रुपये जब इन्वेस्ट किए तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो उसको क्या हुआ, थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा, तो वो क्या करेगा, अपना 5,000 रुपये निकाल लेगा। मतलब 5,000, मैं 10,000 क्वांटिटी लेता हूँ, 1 लाख क्वांटिटी लेता हूँ, जिसमें से वो 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे ख़रीदा, 5,000 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दिया। तो जब वो 5,000 क्वांटिटी निकाल देगा तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो क्या किया, 5,000 क्वांटिटी प्रॉफिट निकाले, भी 5,000 किया तो 5,000 नीचे आ गया मार्केट। तो क्या करेगा, फिर 10,000 क्वांटिटी खरीद लेगा, फिर 10,000 क्वांटिटी खरीद लेगा तो फिर ऊपर जाएगा मार्केट। फिर क्या करेगा, उसके पास 15,000 क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट है, वो क्या करेगा 5,000 क्वांटिटी फिर निकाल लेगा, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, फिर वो 10,000 क्वांटिटी बाय कर लेगा। फिर उसके बाद फिर मार्केट ऐसे वो बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते खरीदते मार्केट ऊपर, वो 1 लाख रुपए पूरा यहाँ पे आया कि अगर उसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदना है तो वो 1 लाख रुपए क्वांटिटी पूरा इकट्ठा सपोर्ट पे नहीं खरीदते। ये आपको भी सही, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें 100 क्वांटिटी खरीदा तो हमने सपोर्ट पे देखा पैटर्न बना है तो हम वो सपोर्ट पे 1 लाख क्वांटिटी खरीद ले, 100 क्वांटिटी खरीद लेंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 1 लाख क्वांटिटी इकट्ठा नहीं खरीदते, वो मार्केट में बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट को ऊपर, अब उनको पता चल गया कि ठीक है यहाँ से मार्केट में काफ़ी डिमांड जोन है, यहाँ पे सेलर आएंगे, हमसे ज़्यादा सेलर आएंगे, तो क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा बेचेंगे, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर थोड़ा सा बेचेंगे, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर थोड़ा सा बेचेंगे, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करके हायर हाई हायर लोस और लोअर हाई लोअर लोस लगाते हुए मार्केट को चलते हैं। यही साइकोलॉजी होती है, वो तो मैं हायर हाई हायर लोस पढ़ाऊँगा, डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि हायर हाई हायर लोस में हमें अगर अच्छा अब बताओ, ठीक है, आपको पता है मार्केट यहाँ पर जाएगा, मार्केट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मार्केट को आपको टारगेट पता है, आपको ये भी पता है यहाँ पे जाएगा। अब हम छोटे रिटेलर्स तो हम क्या करेंगे, मार्केट देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, मार्केट देख रहे हैं काफ़ी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करोगे, आप अगर मान के चलो ठीक है हायर हायर लो लगा, आपने देखा कि टारगेट अभी यहाँ बचा, मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ख़रीद लूँगा, मैं 100 क्वांटिटी ख़रीद लिया, तो जब वापस हायर लोस लगाने आएगा, मार्केट को तो ऊपर जाना है लेकिन वापस हायर लो लगाने आएगा तो क्या होगा, मुझे तो लॉस दिखने लगेगा। आपके पास बड़ी क्वांटिटी होगी तो आपको बड़ा लॉस दिखने लगेगा, बड़ा लॉस दिखने लगेगा, तो क्या होगा, आप पैनिक होकर टेंशन में मार्केट से निकल जाओगे। यही छोटी छोटी मार्केट की साइकोलॉजी है जो आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, मार्केट के बस बेसिक सीख लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे 3 मंथ में आप अगर स्टॉक में पैसा नहीं कमाया तब मुझे बताना। बिल्कुल आसान है ट्रेड करना, बिल्कुल आसान है किसी को समझाना। अब मैं गारंटी देता हूँ आप सीख रहे हो तो इस हिसाब से सीख लोगे कि आप 4 लोगों को और भी सिखा सकते हो, ठीक है। हायर हाइज हायर लोस, तो हमें अगर ख़रीदना है, मार्केट ऊपर जा, हम यहाँ पे ख़रीद लिए तो मार्केट नीचे जा रहा है, लॉस दिखने लगेगा, तो हम ये लॉस क्यों सहें। फिर अगर मान के चलो हम यहाँ पे ख़रीद लिए, फिर मार्केट यहाँ पे, तो हमें कभी भी हायर हाई की जोन पे मार्केट पे ख़रीदना नहीं है, हमेशा हमें हायर लोस के जोन पे आएगा जब मार्केट, तब हमें यहाँ पे ख़रीदना है। हायर लो के जोन को टेस्ट, अगर मान के चलो मुझे सेलिंग करनी है, अब आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, आपने यहाँ पे बेच दिया।
अब पता चला वो हाई लोअर हाई को टेस्ट करने गया, आपको लॉस दिखने लगा तो आप निकल जाओगे। फिर नीचे आए, आपने यहाँ पे बेच दिया, फिर वो हायर लोस को जोन को टेस्ट करने चला गया, आप फिर लॉस दिखने लगेगा। तो हमेशा बेचना कहाँ पे है, हायर लोअर हाई के जोन पे, यहाँ पे बेचना है। खरीदना यहाँ के जोन पे, क्योंकि डायरेक्ट हमें हायर लॉस को लॉस का सामना ना करना पड़े। हमेशा हमें बेचना कहाँ पे है, लोअर हाई के जोन पे, हमेशा यहाँ के जोन पे बेचना है, यहाँ के जोन पे, ना कि यहाँ के जोन पे, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, लॉस नहीं दिखेगा हमें। ये हायर हाई हायर लॉस है, मैं चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, अभी मैं ग्राफ में समझा दिया हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जो हमें बताता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह से हमें बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। हमें दो चीज़ सिखाया जाता है स्टॉक मार्केट में, कि एक सपोर्ट जोन होता है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है। सपोर्ट जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है। हमें ये भी बताया जाता है कि सपोर्ट पे ख़रीदा जाता है, रेजिस्टेंस पे सेल किया जाता है, सपोर्ट पे ख़रीदा जाता है, रेजिस्टेंस पे बेचा जाता है। तो आपके स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे सेल करने की और बाय करने की। देखो, जो आपको पैटर्न सिखाया जाता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो आपका क्या होता है, वेपन्स होता है। तो हमेशा हमें सपोर्ट पे बाय करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए, कुछ ना कुछ कह सकते हो कि कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए सपोर्ट पे बाय। मान के चलो आपने पता लगा कि ठीक है ये सपोर्ट पे मैं बाई करूँगा, आपने यहाँ पे क्या किया, बाई कर लिया। अब पता लगा ये ब्रेक करके नीचे चला गया, अब आपको लगा कि हाँ यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। तो आपने पता लगा, आपने ये सोचा कि ये ब्रेक कर दिया, आपने यहाँ का टारगेट ले लिया, यहाँ पे बेच दिया। अब पता लगा ये फिर वापस चला गया और फिर ये ऐसे गया और ऐसे निकल गया। तो यही पैटर्न्स और कंफर्मेशन सबसे पहले हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर हमें पढ़ना है सारे कंफर्मेशन, सारे वेपन, सारे स्ट्रेटजीज हमें पढ़ना है कि हम हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई और सेल करने के लिए। तो हमेशा आपके साथ यही होता है, आप यहाँ पे खरीदते होगे, मार्केट नीचे चला जाता है, फिर जब आप बेचते हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है सपोर्ट पे। और जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप स्विंग ट्रेड करना शुरू कर दो। मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है, सारी चीज़ें बताऊँगा कि सपोर्ट पे कहाँ पे बाय करना, रजिस्टेंस पे कहाँ पे बाय करना, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चार्ट पे हमेशा हम थोड़ा चार्ट पे भी चलते हैं। अगर मैं चार्ट पे चलूँ तो आपको देखो, आपको पता तो है, मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। देखो, हमेशा याद रखना सपोर्ट पे बाइक आपको पता है, ये मान के चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये HDFC बैंक का है, आपको पता है, आपको पता है कि ये सपोर्ट लेवल है और आपको पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता है, क्या चैनल्स होते हैं, चैनल्स का क्या नाम है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन देखो, अब आपको पता है सपोर्ट पे है, लेकिन ये देखो, अच्छा आप ये बताओ, आप अगर यहाँ पे बाई कर लेते तो ये मार्केट तो ब्रेक करके नीचे चला गया था, तो आप पैनिक होकर मार्केट निकल नहीं जाते। आप यहाँ पे बाई कर लेते अगर, तो मार्केट तो ब्रेक करके नीचे चला गया, आप मार्केट से निकल जाते। तो हमेशा कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, सपोर्ट पे बाय करने से लिए हमें तो पता, ये सबको पता होता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ऐसे मार्केट ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी। जैसे यहाँ पे बाय करना, जैसे यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दिया। अब आपको मैं यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे कब बाय कर सकते थे। देखो, ये सपोर्ट लेवल है, एग्जैक्टली मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था कुछ इस टाइप का, ऐसे ये ऐसे था। अब देखो, रिटेस्ट रिजेक्शन हमेशा याद रखना सपोर्ट पे। मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन दिया, जो मैंने आपको बस वाला एग्जांपल पुराने लोगों को बताया है, नए लोगों को नहीं बताया है। अब यहाँ पे देखो एक क्या बनाया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। यहाँ पे
तो एक नेकलाइन हमारी कैसे हो जाएगी, ऐसे नेकलाइन हो जाएगी ये वाली, कि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हम इस पे एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक कन्फर्मेशन दिया है। ये सारे कन्फर्मेशन जो होते हैं, यही कन्फर्मेशन हमें कि सपोर्ट पे क्या बनना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए, रेजिस्टेंस पे क्या बनना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए, सारी चीज़ें हमें क्या है अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से सीखनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप सपोर्ट पे तभी बाय करो जब आपको पता चल जाए कि हाँ मार्केट भले सपोर्ट पे आ गया है, लेकिन जब तक आपको कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, कुछ डाउट नहीं मिलता है, तब तक आप 1 मिनट म्यूट कर लीजिए। जब तक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, जब तक आपको रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, आपको ट्रेड नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करना। अगर आपके पास फंड है तो आप स्विंग ट्रेड के लिए वो फंड अकाउंट में डाल लो, क्योंकि पैटर्न्स के बाद मैं उस पर स्विंग ट्रेड कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमें समय लगेगा, 3 से 4 महीने लगेंगे हर एक चीज़ को बारीकी से सीखने के लिए। आज सिर्फ मैं आपको ये बताया कि डिमांड जोन पे हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, ये नहीं बताया कैसे बाय करना चाहिए, सिर्फ कैसे क्या क्या चीज़ देख के हम बाय कर सकते हैं। उसके कल से हमें पढ़ना है हायर हाइज हायर लोस पढ़ना है, मार्केट में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ना है, सारे पैटर्न्स पढ़ने हैं, हमें हर एक चीज़ लेके चलना है। और अब की क्लास में मैं आईपीओज़ भी खरीद के बताऊंगा कि आईपीओज़ में हमें वेट कैसे लगाना चाहिए और किस तरह का जो कंपनी का आईपीओ आता है उसमें हमें खरीदना चाहिए। बॉन्ड्स भी बताऊंगा कि हम बॉन्ड्स कंपनी की कैसे ले सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, हो सकेगा कल मैं लाइव मार्केट में क्लास लूँगा सारे लोगों को, तो हो सकेगा तो कल मैं आपको 12 बजे मैसेज करूँगा। बाकी न्यू बैच के जो पुराने लोग हैं उनकी क्लास हमारी शाम को होगी 7:30 बजे। विकास जी क्या क्वेश्चन है आपके, अनम्यूट करिएगा माइक अपना। जी सर नमस्ते। नमस्ते विकास जी। जी सर ये पूछ रहे हैं कि वो टाटा पावर टाटा मोटर कुछ थोड़ा बताएंगे सर। टाटा पावर रिलेस या विप्रो का पहले देख लीजिए सर, या टाटा पावर विप्रो ही देख लीजिए। विप्रो, जी सर। विप्रो में क्या स्विंग ट्रेड के लिए? जी सर स्विंग ट्रेड के लिए। विप्रो में तो मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके रखी है, बट किस चीज़ के लिए ड्रॉ करके रखी थी, इंट्राडे के लिए रखी थी कि वनडे के लिए रखी थी, देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट पे है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सपोर्ट पे बन रहा है। देखो सबसे पहले इसको वनडे टाइम फ्रेम में लगाओ और देखो एक डिमांड जोन पे है मार्केट। सबसे पहले एक नीचे ड्रॉ करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट पे बाई करना है, बट कब बाई करना है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्टली ऐसे, अगर देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है और इसके नीचे का ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो एक इस पर क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का संकेत ये होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। ये पैटर्न जो बन रहा है संकेत यही होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। लेकिन 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मान के चलो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे क्या दिया था कंफर्मेशन, एक बार ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया था, फिर रिजेक्शन दिया था। तो सपोर्ट पे इसको पहले टेस्ट करने दो। अगर इस पे पैसा लगाना है तो इसको पहले सपोर्ट पे आने दो, और ये आएगा सपोर्ट को टेस्ट करने, ये वाला सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। इसको इंतज़ार करो, यहाँ पे रिटेस्ट रिजेक्शन देता है या तो कुछ यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तभी यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि ये ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, हो सकता है ये ब्रेक कर दे। तो इसको पहले ये वाले जोन को टेस्ट करने दो, उस पर नज़र रखना। जब ये जोन को टेस्ट कर लेगा तब मुझे बताना, तब मैं इस पर बताऊँगा एक्चुअली इस पर आप पैसा लगाना चाहिए। अभी इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं, अभी इसको वेट करने दो। एक ये पूछा सर, वनडे में करता है रिटेस्ट करता है तो कोई एक कैंडल का रिटेस्ट देखते हैं कि कई रिटेस्ट देखते हैं सर? जैसे देखो वनडे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट रिजेक्शन तो एक कैंडल के भी हो सकता है, एक कैंडल को तो नहीं, 2 कैंडल में भी हो सकता है, 3 कैंडल को। जैसे यहाँ पे मैं भी रिटेस्ट रिजेक्शन पढ़ाऊँगा, ये ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन दिया, तो हमारी एग्जैक्ट नेकलाइन क्या हो जाएगी, नेकलाइन हमारी ये वाली नेकलाइन हो जाएगी एग्जैक्टली ऐसे। तो नेकलाइन के बाहर कैंडल कब ट्रेड किया जाता है, जब एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे दे तब। जैसे यहाँ पे क्या किया है देखो,
ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने ऊपर चला गया, फिर रिजेक्शन दिया, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड पे नहीं जाएंगे। ऐसे रिटेस्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा जब, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तब सारी चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा सर, एक बार टाटा पावर देख लीजिए सर। टाटा पावर, नए लोग जितने भी हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्लास मिस मत करना। मानता हूँ वीडियो में आप भले देख लेना, लेकिन क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस क्लास वीडियो भी थोड़ा लैग किया करता है, तो उसमें थोड़ा कम समझ में आती है। तो कुछ शुरू की क्लास इंपॉर्टेंस होती है तो मिस मत करना, भले शाम की क्लास मिस कर देना, क्योंकि शाम को वो पुराने लोगों के लिए क्लास होगी। सबसे पहले हाँ, इसमें क्या दिख रहा है हमें, एक चैनल तो है, एक सपोर्ट लेवल है ये, जी और ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, क्या है ऐसे रेजिस्टेंस लेवल है। तो सपोर्ट पे है बट बाय करना है, तो यहाँ पे क्या, अगर स्विंग ट्रेड करना तो पहले इसको सपोर्ट पे टेस्ट करने दो, ये वाले जोन को अभी टेस्ट करने दो, तो जब तक ये जोन पे ना आ जाए तब तक नहीं। लेकिन देखो एक चीज़ याद रखना, सपोर्ट पे आया है और ध्यान से देखना ये कर क्या रहा है, सपोर्ट पे आया, ये ब्रेकआउट दिया, ये अब रिटेस्ट करने जा रहा है, हो सके यहाँ से रिजेक्शन दे देगा, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, हमारी नेकलाइन ये वाली नेकलाइन हो जाएगी। अच्छा, उसके ऊपर लेना है सर हम लोग को। हाँ, याद रहे स्विंग ट्रेड में क्या होता है, स्टॉप लॉस एकदम छोटा लगाया जाता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो लाइन के नीचे के स्टॉप लॉस लगा लो, और पहला टारगेट छोटा लो, दूसरा टारगेट बड़ा लो। मैंने कल परसों स्विंग ट्रेड की क्लास ली थी, तो उसमें बहुत अच्छे समझाया था। इसे तो अभी सर टाटा पावर भी नहीं लेना है। टाटा पावर में नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने जा रहा है, अभी रिटेस्ट करने जा रहा है तो उसको रिटेस्ट करने दो, बाकी नज़र रखो इस पर, जी ठीक है। तो सर पहला टारगेट कहाँ पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है सर हमको? 1 मिनट, कहाँ गया, टाटा पावर्स को पहली बात तो स्विंग ट्रेड के लिए देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, तो हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा। अगर इसके बाद ट्रेड लेते हो तो पहला टारगेट हमारा एग्जैक्टली ये वाला होगा, ये वाला होगा 218 का पहला टारगेट। तो सर सेफर साइड में क्या लें, निकलाइन को ब्रेक करने के बाद लें कि सर सेफर साइड तो लाइन को सेफर ब्रेक साइड करने के बाद ही है। निकलाइन को सर? नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद सेफर साइड तो, जैसे देखो यहाँ पे सेम यहाँ पे हुआ था, देखो यहाँ पे सेम वैसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पे हुआ था। देखो मार्केट क्या किया था, एक बार ब्रेक भी हिस्ट्री से देख के समझोगे कि हिस्ट्री में कैसे हुआ, सेम वैसे उदाहरण यहाँ पे होगा। देखो ये क्या है, ब्रेक किया था यहाँ पे हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले, फिर से लेंगे। ये ब्रेक किया था, फिर ये दोबारा गया था, जैसे ये वापस आया था वैसे ही सेम देखो यहाँ पे ये ब्रेक किया, वापस गया, फिर वापस आया, तो वैसे सेम यहाँ भी वापस आया था, फिर ये ऐसे बाउंस हुआ था। तो ये नेकलाइन हमारी क्या हो जाती, ये हमारी नेकलाइन हो जाती, जैसे यहाँ पे नेकलाइन है सेम। एग्जाम्पल समझ में आया अभी? जी सर समझ में आ गया सर। जैसे यहाँ पे हुआ है देखो सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है। तो सेफर साइड हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे इस पे, तो इसमें भी सेफर साइड हम यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ही होंगे सेफर साइड। ठीक है सर। इस पे प्रैक्टिस करो अभी, हायर हाइज हायर लोज, सेंडिंग डिसेंडिंग।